बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। विच प्रॉफिट इज़ मोर यूज़फुल फॉर मेकिंग द इफ़ेक्टिव मैनेजरियल डिसीजंस। इस सवाल को मैं लिखता हूँ। व्हाट इज़ डिफरेंट, ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। विच प्रॉफिट इज़ मोर यूजफुल for making the effective managerial decision। ये है क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। विच प्रॉफिट इज़ more useful for making the effective managerial decision। अब इसका मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका जवाब लिखता हूँ तमहीद के साथ। पहले इसको लेक्चर को समझें। जनरली प्रॉफिट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये जो मुनाफा होता है वो खर्च और वसूलियों के दरमियान होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में साउंड सिमिलर। ये दोनों जो हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट और ये इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये एक जैसे लगते हैं, बट दे हैव द मेजर डिफरेंसेस। लेकिन उनके दरमियान फ़र्क पाया जाता है। आम तौर पर द प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी वसूलियों और ख़र्च के दरमियान जो फासला है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट may sound सिमिलर, एक जैसे नज़र आते हैं, बट दे हैव द डिफरेंट मेजर डिफरेंसेस। ये है इसकी तमहीद। प्रॉफिट जो होता है वो खर्च और वसूलियों के दरमियान फ़र्क होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन इनके दरमियान फ़र्क पाया जाता है। अब हम पहले लिखते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है।
पहले मैं ज़बानी समझा देता हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट। इट यूजेज एक्चुअल गेन्स और लॉस। इसमें हकीकी तौर पर फ़वायद और नुकसानात ज़ाहिर होते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको कहते हैं GAAP, जिसकी गैप कहते हैं। इट इज़ कंपनीज TR रिड्यूस्ड बाय द एक्सपीरियंस कास्ट। इसमें कंपनी के कुल वसूलियाँ जो होते हैं उनको निकाला जाता है एक्सपीरियंस कास्ट से ऑफ द प्रोडक्ट। इट इंक्लूड द कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयर वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यूजुअली अकाउंट प्रॉफिट इज लिमिटेड टू टाइम पीरियड सच एज क्वार्टर और ईयर। अब इस चीज़ को पहले आपने समझना है। इसमें क्वेश्चन लफ्ज़ आया है एक्सप्लिसिट कास्ट। ये क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट कास्ट वो होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कास्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कास्ट। ये दोनों जो हैं पेपर में 2-2 नंबर के सवाल पूछ लेता है। पहले इम्प्लिसिट कास्ट समझ लें, जो अभी मैंने इसके ऊपर बहस करनी है। इम्प्लिसिट कास्ट वो होते हैं जिसमें बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर का अपना यानी बिल्डिंग हो, अपनी इमारत हो, किराए की ना हो, उसके पास अपना सरमाया हो, सूद पर लिया हुआ ना हो, अपनी गाड़ी हो, सामान शिफ्ट करने की, ये तमाम चीज़ें जब उसकी अपनी होंगी उसको हम इम्प्लिसिट कास्ट कहेंगे। लेकिन एक्सप्लिसिट कास्ट में ना उसकी बिल्डिंग भी किराए की होती है, उसका कर्जा सरमाए पर आता है और उसके अलावा उसकी गाड़ियाँ वगैरह भी अपनी नहीं होती, सारा उसको रेंट पर चलाना पड़ता है। उसको हम एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। पहले मैं इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को लिखता हूँ। एक्चुअल गेन्स और लॉसेस। It is calculated according to the generally accepted accounting principle। जिसको हम गैप कहते हैं, GAAP। It is company पहले यहाँ तक इन लफ्ज़ों को समझना है क्योंकि आगे 2-3 लाइनें आगे आसान हैं। इट यूजेज द एक्चुअल गेन्स और लॉसेस। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में नज़र आता है हकीकी तौर पर नुकसानात क्या हैं और या फ़वायद क्या हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनका एक ये गैप एक है, इसका जो मुखफ़फ़ बनता है, इसके मुतालिक इसको मापा जाता है। इट इज़ कंपनीज TR कहते हैं टोटल वसूलियाँ, कुल वसूलियों को रिड्यूस्ड बाई द एक्सपीरियंस कास्ट। एक्सपीरियंस कास्ट से इनको निकाला जाता है तो हमारे पास कुल वसूलियाँ आती हैं।
अब कुल वसूलियों को हम कैसे इसको हम ज़ाहिर करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। इसमें एक्सप्लिसिट कास्ट जो लिखे हुए हैं ये वो कास्ट हैं जो उसके अपने नहीं होते बल्कि रेंट पर होते हैं। रेंट पर बिल्डिंग होती है, रेंट पर उसका सरमाया होता है, यानी उसकी सूद पर सरमाया लेता है, और बिल्डिंग वगैरह भी नहीं होती। ये तमाम चीज़ें किराए पर होती है, इसको हम एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। इसी चीज़ को आगे बताते हैं हम। इट इंक्लूड्स, अब मैं इसको मिटा कर लिखता हूँ। रॉ मटेरियल, it includes cost of raw material, cost of raw material, employers' wages, transportation, rent, etc. Usually accounting profit is limited. आमतौर पर ये महदूद होता है टू टाइम पीरियड एज क्वार्टर और ईयर. It includes cost of raw material, employer wages, transportation, rent, etc. Usually accounting profit is limited to time period as quarter or year. अब उसके बाद अब हम लिखते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है. पहले इसको ज़बानी बता देता हूँ. इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इकोनॉमिक प्रॉफिट नॉट GAAP. इसमें GAAP का कोई किरदार नहीं होता. कास्ट आर डिडक्टेड फ्राम द टोटल रेवेन्यू. ख़र्चा जो है वो टोटल रेवेन्यू से भी निकाला जाता है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिस तरह अकाउंटिंग प्रॉफिट से हम निकालते हैं. बट इकोनॉमिक प्रॉफिट यूजेज इम्प्लिसिट कास्ट. इसका ताल्लुक इम्प्लिसिट कास्ट से होता है. अभी मैंने बताया कि एक्सप्लिसिट कास्ट और इम्प्लिसिट कास्ट में फ़र्क क्या है. अब इसमें इम्प्लिसिट कास्ट जो आया है इसमें रेंट उसकी ज़मीन अपनी होती है, मकान अपना होता है, सरमाया अपना होता है, ट्रांसपोर्टेशन अपनी होती है. इसमें इम्प्लिसिट कास्ट आते हैं. एक्सप्लिसिट कास्ट में ऐसा नहीं होता. इसलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कास्ट आते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट कास्ट आते हैं. अब इसी चीज़ को आगे देखें. आगे है इम्प्लिसिट कास्ट आर कंसिडर्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट एंड आर नॉर्मली कंपनीज ओन रिसोर्सेज. ये ज़ाहिर करता है कंपनी के अपने ज़राए होते हैं. फॉर एग्जांपल कास्ट इंक्लूड्स कंपनीज ओन बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये चीज़ आ गई 2 लाइनों में. अब मैं इसको लिख देता हूँ. It is determined by economic principle not GAAP.
ये GAAP ये इसमें शामिल नहीं होता। कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम TR, यानी टोटल रेवेन्यू में से खर्च को निकाला जाता है। जस्ट लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट, जितना अकाउंटिंग प्रॉफिट करते हैं। Economic profit uses implicit cost. They are कंपनीज ओन रिसोर्सेज, जिसमें कंपनी के अपने ज़राए होते हैं। अब मैं ऊपर लिखता हूँ बकाया। ओन बिल्डिंग्स, equipments, ये हो गया जी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इसकी मिसाल है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ पहले। इफ़ ए कंपनीज हैड $150 रेवेन्यू, एक कंपनी की $150 आमदनी है, एंड $50,000 एक्सपीरियंस कास्ट, जिसमें 50,000 रुपये जो हैं वो एक्सपीरियंस कास्ट हैं। दोबारा समझें, अगर एक कंपनी के $1.5 लाख वसूलियाँ हूँ और $50 उसकी एक्सपीरियंस कास्ट हूँ, उसके बाद जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट वुड भी $1 लाख, तो ज़ाहिर है उसमें से तफरीक करते हैं तो $1 लाख मिलेगा। The same company also has 25,000 in implicit cost. अगर उसके 25,000 implicit cost हों और opportunity cost, its economic profit would be $75,000। अब इसी को मैं लिख देता हूँ। तो कंपनी के $1 लाख इसका मुनाफा होगा।
if the same company has $25,000 in implicit cost, then economic profit will be $75,000। तो ये हो गया जी, दोनों का फ़र्क उन्होंने एग्जाम्पल में बता दिया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी और ये इकोनॉमिक प्रॉफिट का भी। अब हम इसका टेबल बनाते हैं, उसको आप देखें। अब हम टेबल बनाते हैं। ये है टेबल। यहाँ लिखते हैं हम अकाउंटिंग प्रॉफिट, यहाँ लिखते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये है डिटरमिन्ड बाई GAAP। ये है नंबर 1। अब नंबर 2 है इकोनॉमिक प्रॉफिट डिटरमिन्ड बाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, दोबारा लिखता हूँ इसको, including implicit and explicit cost। अब नंबर 2, included explicit cost only। सिंगल आइडेंटिटी, और उसे मैक्रो मार्केट। अब नंबर 3,
used for income tax and financial performance. Financial performance और ये है यूज टू डिटरमिन द मार्केटिंग स्टे और एग्जिस्ट. ये 3 हो गए, एक और है, ये मैं पहले को मिटा कर लिख देता हूँ यहाँ. तो ये है नंबर 4. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द रियल प्रॉफिट. दूसरा उसका है इकोनॉमिक प्रॉफिट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट. तो ये बना टेबल. अब इसको समझें, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ मोर देन इकोनॉमिक, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ मोर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट. यानी ये इकोनॉमिक अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज़्यादा होता है
सिंस इकोनॉमिक प्रॉफिट कैन इन्वॉल्व द मल्टीपल कैटेगरी ऑफ द इनकम, इसमें आमदनी का बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। एज एन अकाउंटिंग प्रॉफिट as an accounting profit, we find real profit. It has no risk. ये दूसरी चीज़ इसमें शामिल हो गई। अब हम इसको अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 2, the producer keeps in his mind that he has succeeded in to provide the cheaper product, then he can touch the boom period. अब वो ये सोचता है कि जो प्रोड्यूसर होता है कि मैं बाज़ार में सस्ती चीज़ और आला किस्म चीज़ का लेकर आऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी, इस तरह मैं बूम पीरियड को टच करूँगा, यानी अरूज को टच करूँगा। वेयर ही कैन एंजॉय द सुपर प्रॉफिट, इसलिए उसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। इन अल्फाज को मैं लिखता हूँ। अब ये नंबर 2 पॉइंट है। The producer keeps in his mind that he has succeeded to provide the cheaper product then he can touch the boom period. Then he can touch the boom period. Then he can, where he can enjoy the super profit. ये दूसरी चीज़ आ गई। द प्रोड्यूसर कीप्स इन हिज माइंड, प्रोड्यूसर का ख्याल होता है दैट ही हैज सक्सीडेड टू प्रोवाइड द चीपर प्रोडक्ट, कि वो अपनी शाय को कामयाबी के साथ सस्ती अशिया बाज़ार में फ़रोख्त करेगा। दैन ही कैन टच द बूम पीरियड, जिससे वो बूम पीरियड को टच करेगा। वेयर ही कैन एंजॉय द सुपर प्रॉफिट, को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। अब हम लिखते हैं नंबर 3। अब पहले मैं पढ़ता हूँ इसको। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोड्यूसर मस्ट हैव टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। जब वो बेहतरीन किस्म की पैदावार हासिल करेगा तो रॉ मटेरियल भी हाई क्वालिटी का होगा। टू फीड द इंडस्ट्री इन दिस वे द प्रोड्यूसर विल बी एबल टू प्रोवाइड द बेटर अट्रैक्टिव एंड चीपर प्रोडक्ट। शय अट्रैक्टिव भी होगी, बेहतरीन भी होगी, आसान भी होगी और सस्ती भी होगी। ये तीसरा पॉइंट है इसका। For this purpose, the producer must have to provide the high quality raw material to feed the industry. अब इसको ऊपर मिटाकर फिर लिखते हैं, ये जगह ख़त्म हो गई है।
to feed the industry. In this way, producer will be able to provide the better attractive and cheaper product. इस तरीके से वो प्रोड्यूसर जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि बेहतरीन चीज़ भी बनाए, पुरकशिश भी बनाए और सस्ती भी बनाए। तो ज़ाहिर है जब तीनों चीज़ें होंगी तो उसका मुनाफा बढ़ेगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। अब मैं चौथा पॉइंट लिखता हूँ इसको। For example, the investor can produce the advanced product of Pepsi. A successful policy can save him from the rainy days. इस किस्म की जो पॉलिसी होगी किसी की कामयाबी की, उसको बुरे दिनों से बचाएगी। ये 2 पॉइंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टर कैन प्रोड्यूस द एडवांस प्रोडक्ट, वो बेहतरीन किस्म की पैदावार पैदा करेगा। और पेप्सी इसकी मिसाल दे दी। एक सक्सेसफुल पॉलिसी विल सेव हिम फ्रॉम द रेनी डेज़, उसकी कामयाब किस्म की पॉलिसी जो है वो उसको बुरे दिन उसके लिए बचा लेगी। अब मैं आखिरी पैरा लिख रहा हूँ इसका। Since accounting profit has generally more evidences, it can be more reliable as comparing to the economic profit। पहले इसको समझ लें।
Since accounting profit is more reliable as compared to economic profit, but economic profit has all aspects, it is more relevant. Consequently, both profits are more effective. ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।